नमस्ते व्यूअर्स, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका वेलकम करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में बात की थी D9 चार्ट अर्थात नवामसा चार्ट की। हमने जाना था कि हमें D9 चार्ट को देखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमें D9 चार्ट को करते समय जो हमारे हाउसेस हैं D9 चार्ट के वो क्या बताते हैं, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि वर्गोत्तम प्लैनेट्स क्या होते हैं और वर्गोत्तम कैसे बनता है और हमें वर्गोत्तम को किस तरह से देखना चाहिए। तो चलिए और देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की कहानी। तो सबसे पहले जब हम D9 चार्ट में जैसे कि आप सभी को पता है कि D9 चार्ट हम रेफ़र करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो जब हमारे पास कोई भी चार्ट आता है तो हम पहले बेसिक चार्ट को देखते हैं और तब हम फिर D9 चार्ट को रेफ़र करते हैं। पर D9 जो बेसिक हमारा जो चार्ट होता है उसमें जो हाउसेस होते हैं वो वही हाउसेस D9 चार्ट में वही चीज़, जैसे सेकंड हाउस जो हमारे D1 चार्ट में बता रहा है वही चीज़ हमें D9 चार्ट में नहीं बताता। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि D9 चार्ट में डिफरेंट हाउसेस हमें क्या क्या बताते हैं। तो फर्स्ट हाउस से D9 चार्ट में हम सेल्फ को देखते हैं, हमारा एफर्ट, हम किस तरह के हैं, हमारा नेचर, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हम D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस को कंसल्ट करते हैं। सेकेंड हाउस से हमें पता चलता है कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, आप किस तरह की फैमिली में रहेंगे, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ के बाद जो आप वेल्थ अक्यूमुलेट करेंगे वह कितना होगा। थर्ड हाउस से हम यह देखते हैं कि आप अपनी शादी को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कितना एफर्ट करते हैं। फोर्थ हाउस एज़ यूजुअल घर का हाउस है और यहाँ पर हम पीस, हार्मनी, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट जो जैसे सैटर्न या राहु का ना हो तो बेहतर है। फिफ्थ हाउस से आपका लव लाइफ कैसा होगा यह देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम डेब्ट को देखते हैं। साथ ही साथ आपका मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या डिवोर्स होगा, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें D9 में जाकर सिक्स्थ हाउस को देखना चाहिए। सेवन्थ हाउस में आपका स्पाउस होता है, आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा, वह देखने में कैसा होगा, वह कितना नॉलेजेबल होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें सेवन्थ हाउस से मिलती है। एट्थ हाउस अगेन पेन का हाउस है और यहाँ से हम आपके जॉइंट एसेट को देखते हैं। आपके शादी के बाद की जॉइंट एसेट्स जो होती हैं उन्हें हम एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस लक और फॉर्चून का होता है। टेंथ हाउस में आपकी मैरिड लाइफ को लोग किस तरह से देखते हैं, आपका मैरिड लाइफ के बाद आपकी रेपुटेशन कैसी है, इन सभी बातों का हम 11th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है। यह आपके पार्टनर का की जो विशेज़ हैं वो कितनी फुलफ़िल होंगी उसको देखते हैं। 12th हाउस से अगेन ये बेड प्लेजर का हाउस है, साथ ही साथ फॉरेन सेटलमेंट का, या आप अकेले रहेंगे लाइफ में, आपके पार्टनर से आपका दूर रहना, इन सभी चीज़ों को हम 12th हाउस से देखते हैं। तो ये हो गई बातें 12th हाउस सारे हाउसेस की D9 चार्ट में, नवामसा में जो डिफरेंट हाउस का रोल होता है वो हमने यहाँ पे जाना। अब हमें यह जानना है कि हम वर्गोत्तम क्या होता है और वर्गोत्तम हमें किस तरह से देखना चाहिए। D9 चार्ट में वर्गोत्तम प्लैनेट का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्गोत्तम होता क्या है। अगर आपके D1 चार्ट में जिस राशि के साथ कोई भी प्लैनेट है वही राशि के साथ अगर D9 चार्ट में वो प्लैनेट बैठा है तो फिर हम इसे वर्गोत्तम कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में मरकरी जेमिनी साइन में बैठा है, अब यही मरकरी D9 चार्ट में भी जेमिनी साइन के साथ ही होगा तो यहाँ पर यह वर्गोत्तम हो जाता है।
यहाँ आपको यह नहीं देखना कि वह जैसे सपोज़ कि आपका ये D1 चार्ट में मरकरी 3 नंबर के जेमिनी साइन में अगर 5th हाउस में था, तो यह नहीं देखना कि वह D9 चार्ट में भी 5th हाउस में होगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या ये आपका मरकरी प्लैनेट जेमिनी साइन के साथ है। अगर जेमिनी साइन के साथ है तो आपका प्लैनेट वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम होने से प्लैनेट को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है और वह अपना फुल रिजल्ट देने में संभव हो पाता है। ये तो हो गई राशि वर्गोत्तम की बात। लेकिन सिर्फ राशि वर्गोत्तम ही नहीं, और भी कई तरीके से हम वर्गोत्तम प्लैनेट को देखते हैं। चलिए, और दूसरी क्या मेथड है उसे भी हम जानते हैं। दूसरा तरीका जो वर्गोत्तम देखने का है वह है भाव वर्गोत्तम। अब ये भाव वर्गोत्तम क्या होता है? अगर मान लीजिए कि सन आपके चार्ट D1 चार्ट में 11th हाउस में है, अब यही सन D9 चार्ट में भी आपके 11th हाउस में अगर होता है तो यह भाव वर्गोत्तम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन। अगर वो उसका प्लेसमेंट 11th हाउस में, D1 में और D9 दोनों में है, तब यहाँ पर यह भाव वर्गोत्तम हो जाता है। ऐसे केसेस में सन 11th हाउस का फुल रिजल्ट देने में संभव है। वह अब उस भाव का पूर्ण रूप से आपको उस भाव से रिलेटेड जो भी आपकी हमारे जो भी हॉरोस्कोप में चीज़ें होती हैं उन सबको वह पूर्ण रूप से देने में, रिजल्ट देने में संभव है। ये हो गई भाव वर्गोत्तम की बात। अब एलिमेंट वर्गोत्तम भी होता है। अब ये एलिमेंट वर्गोत्तम क्या है? एलिमेंट वर्गोत्तम को समझने के लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि यह भूल जाते हैं कि हम ये देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे प्लैनेट वर्गोत्तम है, पर वो किस एलिमेंट के साथ है, प्लैनेट का बेसिक नेचर क्या है, प्लैनेट कौन से एलिमेंट का है और वो किस एलिमेंट में जाकर वर्गोत्तम हुआ है, यह देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर मान लीजिए कि फायरी साइन का कोई, जैसे सन फायरी साइन का है, अगर ये वाटरी साइन में जाकर वर्गोत्तम हो जाता है तब यह अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एक फायर जब वाटर में आप डाल देंगे तो उसका स्ट्रेंथ ऑलरेडी वो लूज़ कर जाएगा, वो वहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। इसलिए हमें एलिमेंट वर्गोत्तम का विशेष रूप से, एलिमेंट वर्गोत्तम को चेक करते समय या ऐसा कह सकते हो आप कि जब आप वर्गोत्तम चेक कर रहे हैं तो उस समय हमें एलिमेंट वर्गोत्तम पर ध्यान देना चाहिए। हमारा प्लैनेट किस एलिमेंट का है और किस एलिमेंट में वर्गोत्तम हुआ है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि किस तरह से एलिमेंट चेंज होने से एक ही प्लैनेट अलग अलग तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका वीनस एरी साइन में वर्गोत्तम है, तो अगर आपका वीनस एरी साइन में जब वर्गोत्तम होगा तो ये आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है। आप काफ़ी समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आपके थॉट्स, आपकी सोच बहुत ही अलग होगी। लेकिन यही वीनस अगर फायरी साइन के साथ वर्गोत्तम हो रहा है तो क्या सेम ही रिजल्ट देगा? नहीं। जब अगर यह फायरी साइन के साथ वर्गोत्तम होता है तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आप काफ़ी डिसिप्लिन वाले होते हैं। आपके अंदर जो पहले एरी साइन के साथ जो रिज़ल्ट आपको मिल रहे थे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले हो जाते हैं। अब अगर अर्दी साइन के साथ वीनस वर्गोत्तम होता है तो ऐसे केस में यह देखने को मिलता है कि आप मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है। आप मटेरियलिस्टिक गेन आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी होती है। आप काफ़ी वेल्दी होते हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में मिलती है जो आपको अवेल करने में, वेल्थ को अवेल करने में हेल्प करती है। अब अगर आपका वीनस वाटरी साइन में जाकर वर्गोत्तम होता है तो ऐसे में यह देखने को मिलता है कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान होते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें आप अपनी इमोशंस के साथ डील करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि एक ही प्लैनेट अगर डिफरेंट एलिमेंट के साथ वर्गोत्तम होता है तो उसका रिज़ल्ट भी बदल जाता है।
इसलिए जब हम कभी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमें इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम इन्हें छोटी सी चीज़ समझकर भूल जाते हैं, हम इतना ध्यान ही नहीं देते कि एलिमेंट क्या है। इनिशियली जब मैंने भी जब सीखा था प्रेडिक्शन, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं देती थी। मैं इतना ही, मुझे यही लगता था कि यह वर्गोत्तम है तो बस ठीक है, इसका रिज़ल्ट ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे अपने मिस्टेक से हम सीखते हैं, और मैंने भी सीखा। इसलिए मैं आपको अभी ही बता रही हूँ कि जब भी आप वर्गोत्तम देखते हैं तो यह भी ज़रूर देखें कि क्या यह एलिमेंट, जो प्लैनेट है, वो किस तरह के एलिमेंट के साथ वर्गोत्तम हुआ है। एक फायरी प्लैनेट अगर वाटरी साइन के साथ, वाटर वाले राशि के साथ वर्गोत्तम हो रहा है, वाटरी साइन में बैठा है और वर्गोत्तम है, तो वह उस तरह के रिज़ल्ट नहीं दे सकता जैसा उसे देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फायरी प्लैनेट है और एयर के साथ बैठा है तो डेफिनेटली वह अपने अच्छे रिज़ल्ट देगा। एयर एलिमेंट में अगर वर्गोत्तम हुआ है तो डेफिनेटली वो अच्छे रिज़ल्ट देगा। उसी तरह से अगर वाटरी अर्दी साइन है और वाटर एलिमेंट के साथ, अर्दी प्लैनेट है और वाटर एलिमेंट के साथ वर्गोत्तम हो रहा है, तो यहाँ भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें हमें जब प्रेडिक्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना इन छोटी सी टिप्स को अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके मिस्टेक्स होते रहते हैं, और हम जितना सही या एक्यूरेट हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक में यह समझ लिया होगा कि हमें D9 चार्ट या नवामसा चार्ट को किस तरह से देखना चाहिए, हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा, पहले भी एपिसोड में भी मैंने बताया था, आमात्यकारक, आत्मकारक, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं, वीनस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सैटर्न का अगर केंद्र में ना हो तो बेहतर है। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका कि हमें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम नवामसा से प्रेडिक्शन कर रहे हैं तब। अब हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में यह देखेंगे कि केंद्र में बैठे हुए डिफरेंट प्लैनेट्स किस तरह से रिजल्ट देते हैं और केंद्र में बैठे हुए प्लैनेट्स किस तरह से अपना रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ कुछ जनरलाइज रूल्स होते हैं, कुछ जनरलाइज्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ रूल्स बने हैं नवामसा के प्लैनेट्स को लेकर, हम उनके विषय में भी जानेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो यह पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपका एक शेयर और लाइक हमें मोटिवेट करता है कि फिर से मैं एक और नए और अच्छे वीडियो के साथ आपको शेयर कर सकूं। हम मिलते हैं अब जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।